अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। एक जबरदस्त दिन का आगाज हुआ है और आज हमने सोचा कि लेट्स ड्रॉप द न्यूज आइटम्स। हम जरा जो एक इंटरेस्टिंग सी एक मालूमात वो शेयर करते हैं। तो आज सोचा है कि जरा दिन का आगाज मुख्तलिफ करते हैं। एक अहम मामला उसका जिक्र सबसे पहले करते हैं, एहसास की बात करते हैं। सबसे जो मुश्किल काम है, आज मैं सुबह सोच रहा था, वो शायद एहसास करना ही है। और ये हुकूमत एहसास कर रही है, यानी मुश्किल काम कर रही है और बहुत ऐसे तरीके से कर। जब बात एहसास की है तो बात हम इसकी भी करते हैं कि जो पहले जिस तरह हम देखते आए सब्सिडी के मामलात, लेकिन कैसे उसको बदल दिया गया। टारगेटेड सब्सिडी, खूबसूरत टर्म क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। टारगेटेड सब्सिडी क्या है? आपको याद है हमने इस पर पहले भी प्रोग्राम्स किए थे कि किस तरीके से जो मुस्तहिक खानदान है उनको टारगेटेड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। कि जैसे आटा, घी और दालें। अब ज़रा रोज़मर्रा की जब अशिया की हम बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, उसके रोटी की बात करते हैं, 2 वक्त की रोटी की बात करते हैं, अगर वो मुश्किल हो जाए तो उसको आसानी कैसे फराहम करनी है, उसका एहसास कैसे करना है, इसके लिए हुकूमत लेकर आई है टारगेटेड सब्सिडी। एग्जैक्टली। और जब हुकूमत की टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से हम बात करते हैं ना शुएब, तो अक्सर औकात, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा महसूस किया, आपने भी किया होगा, हम आजकल जब भी किसी को, अपने प्यारे को फ़ोन कॉल मिलाते हैं, उस वक्त भी एक मैसेज है, एक ऑडियो नोट है जो कि आपके कानों तक पहुंचता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपने कॉल मिलाई, आपने मोबाइल साइड पे रख दिया, जब तक जो कॉल ड्यूरेशन चलना स्टार्ट नहीं होती है, हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमारा कोई प्यारा हमारे साथ फ़ोन पर है। लेकिन ज़रूरी है कि ना सिर्फ वो मालूमात आपके कानों तक पहुंचे कि किस तरह से, कौन से नंबर्स ऐसे हैं कि जिनके थ्रू आप इस एहसास राशन प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि इस पर डिटेल के साथ बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहां हम आज इस मामले पर इंतहाई डिटेल के साथ बात करेंगे, वहीं हमने ये सोचा कि जिस तरह इस तरह के हमारे अहम प्रोग्राम्स होते हैं, हम अक्सर अपनी टेलीफोन लाइंस खोल दिया करते हैं, आज भी टेलीफोन कॉल लाइंस खोल दी जाएंगी। आपका, हमारा, वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी बरा एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जरा नंबर अनाउंस कीजिए शुएब। एग्जैक्टली जी, आपको स्क्रीन पर फ्लैश भी करें। 0519222924 इज द नंबर टू डायल। एक और नंबर है 0519222925। अगर आप इससे मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कोई दुकानदार जो इस बारे में जानना चाहता है कि कैसे इस प्रोग्राम का हिस्सा वो बन सकता है, वो भी हमें कॉल कर सकता है। वी हैव विद अस डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? वेरी वेल, वेरी ऑनर्ड कि माशाल्लाह आपने एक बार फिर से हमें टाइम दिया, लेकिन आप हमें टाइम नहीं देती, हमसे ज्यादा आप लोगों को इस तरह से टाइम देती हैं कि किस तरह से आप उनकी मदद कर सके। 16 प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एहसास प्रोग्राम, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा 2 से 3 ऐसे इंतहाई अहम मामलात है, कोई भूखा ना सोए, और उसकी सबसे बड़ी कंपोनेंट हम देखते हैं एहसास राशन प्रोग्राम के थ्रू के हवाले से। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आजकल जब भी हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका कहा हुआ एक मैसेज है, वो हमारे कानों तक पहुँचता है। कभी लोग सुन लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आता। सबसे पहले ज़रा इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जब हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो भी आप खुद अपनी आवाज़ में एक मैसेज पहुँचा रही हैं जो कि क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुँच रहा है। इसका रिस्पॉन्स आ रहा है? जी बिल्कुल रिस्पांस आ रहा है। आजकल जैसे कि आपने ख़ुद कहा, हम 3 प्रोग्राम्स को की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम्स हैं एहसास के दायरे कार में, और उनका फ़ायदा पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल में लोग ले सकते हैं। बिल्कुल। एक तो एहसास राशन है, दूसरा एहसास के तालीमी वज़ाइफ है, और तीसरा एहसास किफ़ालत है। और इस वक्त इस चीज़ की बड़े पैमाने पर आगाही करना इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है कि हम एहसास का जो सर्वे है, जो माशी और समाजी सर्वे है, NSER, वो अब पाए तकमील को पहुंचा है। सर्वे जब मुकम्मल हो गया है तो हमने हर तहसील में डेस्क लगा दिए हैं, क्या, ताकि अगर कोई घर मिस हो गया है तो वो आके अपने कवायफ जमा करा सके, कवायफ दुरुस्त करवा सके। तो क्योंकि अब सर्वे मुकम्मल हो चुका है, नए हकदारों की लिस्टें जो हैं वो सामने हैं, हमने एनालिसिस की है और हमने एक
ट्रैकिंग पोर्टल भी खोल दिया है, esastracking.pas.gov.pk। अगर अभी कोई ये स्क्रीन पे दिखा भी दे, एहसास बिल्कुल ट्रैकिंग, प्रोड्यूसर साहब मालूमात जरा ये नोट कर लीजिए और इसे फ्लैश भी कर दीजिएगा। मैम अगर आप एक बार फिर से दोहरा दें। जी, esastracking.pas.gov.pk। जब उसमें आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं या सर्वे कोड, अगर आपके पास टोकन है वो डालते हैं, तो वो आपको बता देता है कि आप किफ़ालत के हकदार हैं, बच्चों की तालीमी वज़ाइफ के हकदार हैं। ठीक। और आप अगर आपके कवाइफ हमारे पास नहीं है तो आपने क्या करना है। तो ये तो रही थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कि ये महीना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जो स्पेसिफिकली आपने बात की एहसास राशन की, वो इंशाल्लाह हम जनवरी के लास्ट वीक में लोगों को मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे। आप अहल हैं, आप अहल हैं, हाँ, और आप दुकान पे जाके अपनी रियायत वसूल करें। इसमें दो किस्म की इस वक्त रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, एक लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है और एक किराना दुकानों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो लोगों की रजिस्ट्रेशन है, जो मैसेज जिसका आपने जिक्र किया, वो उससे मुतल्लिक है। और आपके तवस्सुत से मैं लोगों को भी बता दूं कि जो भी इस सब्सिडी से फ़ायदा हासिल करना चाहता है, तकरीबन 50,000 से जिसकी तनख्वाह कम है, वो 8171 पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजेगा, जैसे आपने कोविड के ज़माने में भेजा था। मगर इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये है कि उस मोबाइल की सिम आपके शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो, और घर में कोई भी फ़र्द भेज दे। अगर सौदा लेना बेटा जाता हो तो वो अपना शिनाख्ती कार्ड और नंबर मिला के भेज दे, अगर माँ जाती हो वो भेज दे, अगर बाप जाता हो वो भेज दे। घराने में जो भी, हमें उससे कोई वो नहीं बस है। एक घर से एक फर्द ये कर दे, घर से एक फर्द कर दे। और अगर घर से 4 फर्द करेंगे तो हम डेटा एनालिटिक्स से चेक करके उसको एक ही, अगर वो एक ख़ानदान मार्क्ड है हमारे सिस्टम में, तो फिर वो उसको एक ही उठाएगा। तो एक तो ये लोगों की हो गई। जहाँ तक किराना दुकानों का ताल्लुक है, तो दूसरा अगर URL आप काइंडली फ्लैश कर दीजिए ताकि टीम जरा उसे नोट कर ले। esaasration.pas.gov.pk, esaasration.pas.gov.pk। और यहाँ इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वो आपको किराना दुकान वालों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने ही शिनाख्ती कार्ड पर जो मोबाइल नंबर है उसके कवाइफ डालें। अगर उनके पास बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक का, या मोबाइल अकाउंट भी है, तो उसकी डिटेल्स डालें। और अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो नेशनल बैंक की करीबी ब्रांच जाकर और वो जो है तो अपना अकाउंट खोलें, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इस वक्त हम बड़े फास्ट ट्रैक मोड में सुबह शाम हम मीटिंग्स करते हैं। एक तरफ तो रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं, फिर रजिस्ट्रेशन से जो ये जो किराना दुकानों का डेटा आएगा, वो उसमें फिर एक 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो डेटा क्लीन होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वाकई किराना की दुकान वाला कौन है, फिर उनका बैंक अकाउंट खुलता है, फिर उनकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उनको ऐप डाउनलोड की, क्योंकि ये सब्सिडी प्रोसेस एक पॉइंट ऑफ सेल ऐप पे होगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की ऐप होती है। तो फिर उनको ये छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लास्ट टाइम मैं आई थी तो आपने वीडियो भी दिखा दी थी। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, लोगों की रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको फिर हम एनालाइज कर रहे हैं, एहसास डेटाबेस से चेक करते हैं, नादरा फैमिली ट्री से चेक करते हैं, वो NSER वाला डेटा ही। जी मैं इस पर एक सवाल भी करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं आपकी कुछ ट्वीट्स को फॉलो भी कर रहा था, उसमें लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे। अब जिस तरह आपने कहा कि दैट इज डन, एक मुकम्मल हो चुका है, कवाइफ आ चुके हैं, आपने कहा डेटा भी आपके सामने आ चुका है, एनालिसिस हो चुका है। तो दो बातें, एक ये जो लोगों की रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, उसको एड्रेस किस तरीके से आप कर रही हैं? जो सवाल किए जा रहे हैं कि अच्छा जी हमने ये डेटा तो दे दिया लेकिन हमें बताया नहीं गया अभी तक, इसको एड्रेस कीजिएगा। दूसरा ये भी कि अगर किसी को कोई इशू स्टिल होता है कि अच्छा ये तो डेटा लिया नहीं गया और वो स्टिल चाह रहा है कि उसका डेटा भी कंपाइल हो जाए, तो वो कोई डेस्क बनाया आप लोगों ने, उसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकता है? हमारी जी जो राशन एहसास राशन की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो सारी थ्रू SMS हो रही हैं इस वक्त लोगों की 8171 पे। अब जब हमारे पास लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही वो जब वो SMS करते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट चली जाती है कि जी जांच पड़ताल हो रही है। ठीक है।
कोर्स इस वक्त क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया सारे वक्त देखती रहती हूँ कि लोग पूछते क्या हैं, बिल्कुल, क्योंकि फिर हर चौथे पांचवें दिन एक वीडियो करती हूँ Exactly. कि जो मेन सवाल होते हैं बिल्कुल। उनको उठा के उनको हम आप बताते हैं। FAQs को बिल्कुल जी रिस्पॉन्ड उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि जी हमें जवाब कब आएगा। तो जवाब इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से भी और मैं भी बता रही हूँ कि हम जनवरी के लास्ट वीक में लाजमी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो SMS भेजेंगे कि जी आप अहल हैं और आप अपनी सब्सिडी जाके रिडीम करें। अब सब्सिडी यानी कि रियायत लेने की दो एवेन्यूज़ हैं, क्या वो यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएंगे और तमाम यूटिलिटी स्टोर्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेटिंग हैं। ओके, यूटिलिटी स्टोर्स पर एक निज़ाम लगाया गया और इसमें पिछले 2 साल से काम हुआ है वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर कि उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स को आप ऑटोमेट करें और ये अनटारगेटेड सब्सिडी जो है, क्योंकि आज तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आप और मैं भी जाकर 950 रुपए का आटा ले रहे हैं ना, आप और मैं भी दालों पे डीप सब्सिडी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत थी कि जो लोग हकदार हैं उन्हीं को सब्सिडी दी जाए और यूटिलिटी स्टोर्स के निज़ाम को ऑटोमेट किया जाए ताकि अगर कोई वहाँ पिलफ्रिज है जो भी है उसको प्लग किया जाए। तो अब 3700 यूटिलिटी स्टोर्स पर ये जो निज़ाम लग गया है उनकी एहसास के साथ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो जब लोगों को मैसेजेस जाएंगे या तो वो यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएंगे ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड लेके और वही मोबाइल फ़ोन लेके, बिल्कुल। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर पंच होगा और वो उनके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा, सही है। OTP आएगा, वो वेरीफाई होगा। ठीक है। ये वन इस पे टाइम भी एक डिटेल है जो कि मैं चाह रही हूँ कि हम लोग आपके साथ लाजमी शेयर करें, लेकिन क्योंकि कॉल्स बहुत आ रही है सानिया साहिबा, खतरा कलामे की माजरत, ताकि हम उनका सवाल बिल्कुल, लेके फिर हम बिल्कुल, लोग बात को कंटिन्यू कर सके। मकसूद अहमद साहब हैं आज़ाद कश्मीर से, वो कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, सवाल मुख्तसर रखिएगा ताकि बाकी हजरात को भी मौका मिल सके। सवाल कीजिए डॉक्टर साहिबा सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मेरा सवाल जो है मकसूद अहमद बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। आवाज आ रही है? जी 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 सर, सवाल कीजिए। जी जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि क्या इसका एहसास कफालत प्रोग्राम या एहसास राशन प्रोग्राम जो है इसका दायरा कार तो पूरे मुल्क में है और 2 करोड़ खानदानों की लिमिटेशन आपने रखी हुई है। मेरी गुजारिश थी कि क्या सरकारी मुलाजमीन भी इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकते हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है, और वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, या ये है कि सरकारी मुलाजमीन नहीं हो सकते? जैसे एहसास कफालत प्रोग्राम में मेरे 12,000 रुपए आए थे लेकिन मैंने नहीं लिए, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैंने नहीं लिए। मेरे पास 2-3 दफा मैसेज है कि आप इन पैसों के हकदार हैं और मैंने वो पैसे नहीं लिए और शायद डिडक्ट होकर वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए होंगे। मैंने ये सोचा कि मुझसे ज्यादा वो लोग मुस्तहिक हैं जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है और इस वक्त कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर है, तो ये उनका हक बनता है। वल्लाह मैंने इसकी पैसे नहीं लिए, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह 50,000 से कम है, तो क्या मैं इस प्रोग्राम एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकता हूँ या नहीं? अगर हो सकता हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता हूँ तो तभी ठीक है। इससे जरा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है मकसूद साहब जी, एहसास राशन के लिए हमने जब काबीना ने इस प्रोग्राम की मंजूरी दी थी और उसके क्राइटेरिया की मंजूरी दी थी, तो ये बात तय हुई थी कि जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 31,000 से कम है वो एहसास राशन के लिए अहल होंगे। जो 31,000 से कम है उनकी वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इससे पहले कि अगली कॉल पर जाएं, मैम एक तो अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा आप जो पूरा प्रोसेस बता रहे थे, और साथ ही छोटा सा सवाल ये भी, चूंकि आपने कहा था कि NSER का डेटा आप लोगों के पास आ चुका है, नए कितने खानदान सामने आए हैं मुस्तहिक? ऐसी लिस्ट अगर आप शेयर कर पाएं कि ये वो फिगर है कि जो सामने इस सर्वे से हमारे सामने आई है। देखिए, हमारा जो NSER से वो एक एसेट बेस्ड स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है, और उससे हम देखते हैं कि लोगों का घर की छत कैसी है, किस मटेरियल से बना हुआ है, घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, घर में लोग कितने रहते हैं, कोई डिसेबल्ड है या नहीं, और उसकी बुनियाद पर एक स्कोर निकलता है घर का। अब हम वो इदारा नहीं हैं जो गुर्बत की शरह डिफाइन करते हैं, हम घरों को उस स्कोर पे रैंक कर देते हैं और हर प्रोग्राम के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी स्कोर होता है। ठीक है, नहीं वज़ाइफ के लिए अलग होगा, राशन के लिए अलग होगा? जी, राशन के लिए अलग है, राशन के लिए हायर है ताकि ज़्यादा लोग बीच में आ जाएं। एहसास तालीमी वज़ाइफ और एहसास किफ़ालत के लिए कम है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा लोग हकदार हों, मगर हमने उसी एनवेलोप, पैसों के एनवेलोप से प्ले करना है जो हमारे पास है, जो एक मुख्तस कर दी गई है, हमारे पास है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि
एक बेवा औरत है और वो आती है और वो कहती है कि मैं तो बहुत हकदार हूँ मगर मुझे नाअहल। और ऐसे ही मैसेजेस आपके ट्वीट पे भी आ रहे हैं। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमें कहते हैं कि जी मैं ये तो बेवा औरत है और ये तो नाअहल हो गई है। तो हम फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जी अगर 1 से लेके 10 तक लोग अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं और हमारे पास पैसे सिर्फ 3 के ही हैं, तो हमने कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगाना है कि जी किसके घर का स्कोर ज़्यादा है, तो हम ताकि इसमें ह्यूमन डिस्क्रिशन ना, ये मेरी मर्जी नहीं है, आपकी नहीं है, वज़ीर आज़म साहब की मर्जी नहीं है, एक सिस्टम है। मगर उसमें फिर ऐसे लोग भी ना है, अगर तो हमारे पास पैसे इतने होते कि 1 से 10 तक सबको कवर कर लेते तो बहुत अच्छे होते। मगर अगर 1 से 10 में से एनवेलोप आपके पास 1 से 3 का ही है, तो आपने कुछ रेड लाइंस लगानी है। तो मगर राशन के लिए ये काबीना ने इस पे बहुत डिलिबरेट किया और राशन प्रोग्राम में इस बात को मुतफ़िका तौर पर काबीना ने मंजूर किया। किसी भी काबीना के मेंबर ने डिसेंट नहीं दिया और काबीना ने कहा कि जी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, इसका स्कोर ज़्यादा रखा जाए, इसको पूरे मुल्क में फैलाया जाए और इसमें सरकारी मुलाजमीन को भी आने दिया जाए। और इसमें जो फ़ोन के बिल की वजह से जो हम लोगों को और जो पासपोर्ट बैरून मुल्क ट्रैवल की वजह से जो हम नाअहल करते थे लोगों को, उसको भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि कोविड के बाद बहुत से ऐसे भाई हैं जो बैरून मुल्क से बेरोजगार होकर वापस आए, तो ये काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर इस चीज़ की मंजूरी दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें 2 प्रोविंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिंध और बलूचिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हमारा फाइनेंसिंग मॉडल ये है कि इसमें 35% जो बजट है वो एहसास का है, ठीक है, और 65 यानी कि 65% जो बजट है वो सूबाई हुकूमतें देती हैं। तो 2 सूबाई हुकूमतों ने इस प्रोग्राम में आने की हामी नहीं भरी, इसलिए वहाँ पर 350 रुपए की सब्सिडी इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि जो 1000 रुपए की सब्सिडी है पर मंथ, उसमें 350 फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, 750 जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत, वो अपना शेयर बलूचिस्तान में भी देगी, अपना शेयर वो सिंध में भी देगी, लेकिन वो नहीं दे रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जी। तो अगर बलूचिस्तान या सिंध के किसी यूटिलिटी स्टोर में कोई जाएगा अपनी रियायत लेने, जिसको SMS 8171 से जाएगा कि आप अहल हैं, तो जब वो अपनी रियायत लेने जाएंगे तो उनको 350 सिर्फ वो रियायत मिलेगी जो कि वफाकी हुकूमत ने दी है, जो वफाकी हुकूमत ने दी है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू आपने यहाँ पे बयान किया, क्योंकि इससे पहले कि बलूचिस्तान से लोग राब्ता करें कि हमें तो इतना कम वहाँ पे मार्जिन मिल रहा है, या फिर सिंध के लोग ये शिकवा करें, तो यहाँ पे एक मैसेज क्लियर है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस मामले में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। लिहाजा जो फेडरल की तरफ से 350 रुपए की सब्सिडी है वो आपके उस 1000 वाले वाउचर पर जो है आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। डॉक्टर साहिबा, तजवीज़ ये भी सामने आ रही है कि आटा, घी, दालों के अलावा भी किसी न किसी राशन की चीज़ पर कोई ना कोई सब्सिडी एक्सपेक्टेड है, क्या ऐसा सोचा जा रहा है? देखिए, फ़िलहाल तो इन तीनों चीज़ों पे ही रियायत है। ये हमने बहुत सोच समझ के किया है, काबीना ने मुत्तफ़िक तौर पर ये फ़ैसला किया है। इसके पीछे काफ़ी साइंस, असेसमेंट्स, एविडेंस, तहकीक, डेटा था। अब ये जो निज़ाम है, ये पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम से सब्सिडी प्रोसेस करना, ये पहली दफ़ा हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग भी है, और क्योंकि एक बिल्कुल नया टास्क है। जी हाँ, एक बिल्कुल नया टास्क है। इसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होती है किरियाना मर्चेंट्स में, इसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होती है लोगों में, इसको हम कितना स्केल अप कर सकेंगे, ये अब हम जैसे ही हम रोल आउट करेंगे तो वैसे ही हम वैसे हम देखेंगे। क्योंकि मैं PTV पे हूँ, सब देख रहे हैं, मैं ये बताना इस वक्त ज़रूरी समझती हूँ कि किरियाना मालिकान जो हैं, जिनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ सेल डाउनलोड करें, इसमें पार्टिसिपेट करें, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही सिग्निफिकेंट को क्या कहेंगे उर्दू में, बहुत अहम, बहुत खातिर ख्वाह उनके लिए इसमें फ़वाइद रखे हुए हैं।
सबसे पहले तो ये कि 8% कमीशन रखी बिल्कुल, हुई है। यानी 1000 रुपए के पीछे उसे 80 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए के पीछे उसको 80 मिलेंगे। है। और ये भी काबीना ने मुत्तफिका तौर पर अप्रूव किया है। काबीना के किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि किराना के दुकानदार को फ़ायदा ना पहुंचे। ठीक है, क्योंकि हमारी तहकीक ये कहती थी कि अक्सर ये ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 से कम है। ठीक है, 8% कमीशन जो इनके लिए अप्रूव की है। हर 3 माह बाद कीमती इनामात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कुरानंदाजी से, कुरानंदाजी होगी। और अभी हमारी इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में वो कैंपेन भी चल जाएगी टीवी पे। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, उम्रे के टिकट, ये तमाम जो इनामात हैं ये हर 3 माह बाद कुरानंदाजी होगी। जो बेस्ट परफॉर्मिंग, जो जिनकी सेल्स ज्यादा होंगी, जिनकी कोई शिकायत नहीं आई होगी गालिबन, जो ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो एक तो ये बहुत अहम है, 8% का मैंने जिक्र कर दिया। दूसरा ये कि ये लोगों को टैक्स में लाने का निज़ाम नहीं है। ये आपने अच्छा किया क्लियर कि लोग ये समझते हैं कि इसे टैक्स में लाने का निज़ाम है जो इस तरीके से मुतारिफ कराया गया है। जी देखिए, हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये, हदफ ये कि छोटे से छोटा जो किराने दुकान वाला है वो इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि किसी औरत ने अपनी गली में जाके आटा लेना है तो उसको 3 मील दूर ना जाना पड़े, करीबी दुकान पे जाना पड़े। ज्यादा दुकानें इसमें शामिल हो ज्यादा। परफेक्ट। और इसमें हम कोई अपनी मर्जी की दुकानें नहीं ले रहे कि जी कोई अपनी तो पार्टी हर दुकानदार हर कोई, अगर एक औरत छोटे से छोटे अपनी झोंपड़ी में उसने दुकान बनाई हुई है तो वो भी रजिस्टर करवा सकती है। वो भी रजिस्टर करवा सकती है। वो जो हम देखते हैं गली मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें खिड़की खोल के वो रजिस्टर करा सकती है। बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैम 1 मिनट प्लीज रुकिएगा, क्योंकि कॉलर ने काफी देर से इंतजार कर। राजा अरशद फ्रॉम मीरपुर। ज़ाहिर हमारी गुफ्तगू तो अहम है लेकिन सवाल भी बड़े अहम है। राजा अरशद साहब प्लीज एक तो टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा और मुख्तसर सवाल कीजिएगा, प्लीज पूछिए। राजा अरशद साथ मौजूद हैं? प्लीज सर। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिएगा सर। सवाल मेरा मैम तो यही है जो आप ये बता रहे हैं कि ये मतलब कि अभी राशन कार्ड का भी, और ये मैं एक ना मजदूर बंदा हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो अभी इनका जो एहसास प्रोग्राम है उसके लिए मैंने मतलब ये फॉर्म फिल करके गए थे, तो कल उनके लिए मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी आप इसके अहल नहीं है। तो मैं इनसे मैम से ये बात ही कर रहे चाहता हूँ कि तरीके अहल इनका कौन, मतलब अहल कौन से बंदे जो अहल, मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाता हूँ किसी की ना, तो कल मैं गया उन्होंने कहा जी आप इसके अहल नहीं है। ठीक है, आपका सवाल आ गया। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये कि इस वक्त हम कोई फॉर्म नहीं भर रहे क्योंकि एहसास प्रोग्राम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पे वफाकी हुकूमत एहसास प्रोग्राम के जरिए बेनिफिट्स देती है, तो बहुत बदनवान अनासर बहुत मुतहरिक हो जाते हैं। हुए? जी बिल्कुल, लोगों के घर फॉर्म ले जाते हैं, 100 रुपए लेते हैं। अभी ऐसा हो रहा है? ये मतलब उसी की एक कड़ी है, हम कह जी ये उसी की कड़ी होगी, क्योंकि फॉर्म लेके लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, जी आप 500 रुपए दे दें, हम आपको इसमें शामिल कर लेंगे। फेक ऐप्स होती हैं, फेक व्हाट्सएप्स होते हैं, फेक SMS होते हैं। ठीक है। हम इस वक्त PTA और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और FIA के साथ बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि इन सब, और हमारा अपना जो साइबर क्राइम यूनिट है, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्रैक डाउन करें। हम बार बार अपनी कम्युनिकेशंस में कहते हैं कि एहसास के किसी प्रोग्राम की कोई फीस नहीं है। आपके दरवाजे पे कोई फॉर्म लेके आए, कोई टैबलेट लेके आए, कोई 500 रुपए मांगे, 100 रुपए मांगे कि जी हम आपको इस प्रोग्राम में डाल देते हैं, वो एहसास के लोग नहीं होते। इस वक्त एहसास प्रोग्राम का सर्वे कोई फील्ड में नहीं है, कोई आपके टैबलेट पे फॉर्म या टैबलेट लेके। थोड़ा सा प्लीज रुकिएगा, वो जो आपके ट्वीट पे लोग शेयर करें, NSER का एक छोटे से वो चिट शेयर करें, वो फिर फेक है? नहीं, वो जो चिट है, जब वो फॉर्म जब सर्वे हो जाता है घर का, तो उसको एक स्लिप दी जाती है जिसपे QR कोड होता है। ठीक है। और वो QR कोड स्कैन करके हम अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। ओके। ताकि अगर उसकी कोई फेक स्लिप बनाए तो हम जब स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फेक स्लिप है। तो उस स्लिप के ऊपर एक नंबर होता है। ठीक है। मगर अगर किसी ने वो गुमा भी दिए तो इट डजंट मैटर, आप अपना आपके पास पहले ही वो कोड नंबर आप 81 की तरफ भेजेंगे, वहां से मालूम हो जाएगा। नहीं, ट्रैकिंग के लिए एहसास ट्रैकिंग जो हम इस वक्त चला भी रहे हैं, फ्लैश भी कर रहे थे। इस वक्त हमारे 2 पोर्टल्स हैं, एक एहसास ट्रैकिंग है जहां आप शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के अपनी अहलियत पता कर सकते हैं। दूसरा हमारा राशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, मालिकान के लिए भी। वो किराना मालिकान की रजिस्ट्रेशन के लिए, लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए 8171 बिल्कुल ठीक है।
तो ये नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगी। इंशाल्लाह, 2 इंशाल्लाह। हमारी और ऐप्स आ रही हैं, अच्छा, तो मैं आपको उनके बारे में अभी जो आपने मालूमात दी जरा वो हम भी एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि एक ऐसी हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है ehsastracking.pas.government.pk। ये वो है जहां पर आप अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं कि क्या आप आया के एहसास राशन प्रोग्राम की अहलियत रखते हैं या नहीं रख सकते हैं। दूसरा ये कि ehsasration.pas.gov.pk ये वो वाला है जहां पर जो किराना मालिकान है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये वो 2 मालूमात है जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मैं वो किराना मालिकान के इंसेंटिव्स की बात जी, में बिल्कुल, बता रही मैं इसी थी। पर ही आने लगी मैं दोबारा थोड़ी सी चीजें दोहराना चाहती हूँ। 8% इंसेंटिव, ठीक है, 3 महीने इनामात। बाद कीमती इनामात, ये टैक्स में लाने का निज़ाम नहीं है। क्योंकि हमें अगर एक औरत अपनी खिड़की खोल के 10 केस दिन के प्रोसेस करती है और एक मेगा मॉल में 10 केस प्रोसेस हो रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में आपकी इन्वेंट्री एक्सपोज नहीं हो रही। हमें नहीं पता आप कितने बड़े एक्टर हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि आप एक वैलिडेटेड एहसास सब्सिडी प्रोसेस करने की पॉइंट ऑफ सेल का पॉइंट है। ठीक है। तो बहुत से लोग घबरा रहे हैं कि जी हम इसलिए इसमें ना आए। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि लोग पूछते हैं कि जी हमें रिम्बर्समेंट कब होगी, यानी कि पैसे हुकूमत से कब मिलेंगे। क्योंकि जो क्लाइंट आया यानी कि ग्राहक आया, उसने 3,000 रुपए की खरीदारी की, 2,000 उसने जेब से दिए, 1,000 रुपए आपको गवर्नमेंट ने देनी है, हमने देने प्लस 80 रुपए ऊपर देने हैं। उनका सवाल होता है कि जी 1,080 रुपए कब आएंगे? ये कब आएंगे? ये 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, और 48 घंटे में जो आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे वो आपकी स्लिप पे भी नजर आएंगे और आपकी ऐप में भी वो सेटलमेंट नजर आएगी। ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक रिवाइज्ड वीडियो रिलीज करूंगी जिसमें ये किराना के फवायद तमाम लिखे होंगे। ठीक है। और 5वीं चीज़ ये कि वो हमसे ये पूछते हैं कि आप ये हमने मटेरियल कौन सा देना है, मतलब कौन सा आटा देंगे, कौन सा घी देंगे, कौन सी दाल देंगे। तो ये वजाहत करनी बहुत अहम है कि हम आटे पे 22 रुपए किलो रियायत, यानी कि 30% रियायत, दाल पे 55 रुपए किलो रियायत, तेल या पकाने की या घी के ऊपर 105 रुपए फी किलो या लीटर रियायत हर क्वालिटी पे दे रहे हैं। ओके। अगर उसने महंगा तेल लिया है तो उस पे भी 105 रुपए तेल पे लागू हो जाएगी। सबसे सस्ता लिया है उस पे भी लागू हो जाएगी। एनी ब्रांड। ओके। ये बहुत अहम बात है। तो इसमें सप्लाई चेन डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि अक्सर हुकूमत जब पहले टारगेटेड सब्सिडी देती थी तो स्पेसिफिक ब्रांड्स देखे, वो स्पेसिफिक ब्रांड्स थे। आप यूटिलिटी स्टोर्स पे भी देखते थे, लोग कंप्लेन करते थे कि जी जो रियायत वाली दाल है वो तो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। रियायत इसमें क्वालिटी का नहीं, आप अपनी मर्जी से पिक करें, अपनी मर्जी की दुकान से पिक करें और अपनी करीबी दुकान से पिक करें। और लोग भी इंशाल्लाह हमारे ये थिंकिंग है कि जब ये प्रोग्राम इंशाल्लाह चलेगा तो लोग अपनी दुकानों को खुद रजिस्टर करवाएंगे। बिल्कुल कि जी डॉक्टर साहब इसमें यहीं पे एक क्वेश्चन मुझे बताइए, फर्ज करें कि ये मेरा इलाका है E11 का, अब वहाँ पर कोई सी 4 से 5 ऐसी दुकानें हैं जो कि रजिस्टर हो चुकी हैं, क्या वहाँ पे कोई बिलबोर्ड्स वगैरह ऐसे लगाए जाएंगे या किस तरह से एक आम इंसान निशानदही कर सकेगा कि अच्छा ये वो दुकान है जहाँ से जाके मैं ये सब्सिडी अफोर्ड कर सकता हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। सो जो दुकान, एक तो यूटिलिटी स्टोर्स तो तमाम पे ये होगी जी। अब वेरी सून आप देख लेंगे कि वो बाहर स्टिकर लगा होगा। जो किराना दुकानें उनके बाहर नेशनल बैंक और एहसास राशन का एक वो साइनेज लगी होगी। ठीक। तो जैसे जैसे दुकान रजिस्टर होती है 5 स्टेप हैं। दुकान ने वेबसाइट पे अप्लाई किया और उसकी जांच पड़ताल हुई, नंबर 1। नंबर 2 उसका बैंक अकाउंट है, वेरीफाई हो गया है, उसका CNIC फोन से मैच हो गया है। 3 चीजें, इस फोन और बैंक अकाउंट CNIC पे है, मैच हो गया है। नहीं है तो उसका बैंक अकाउंट खुल गया है, 2nd स्टेप। 3rd स्टेप उसकी वेरिफिकेशन, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन हुई है या नहीं। 4th स्टेप
कि उसने ऐप डाउनलोड करके उसकी डेमो, उसकी ट्रेनिंग यूज़ कर लिया एंड 5वीं चीज़ साइनेज है। ठीक है। लास्टली मैम, ये तो अब हम एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, बस एक क्वेश्चन सिर्फ उससे मुतालिक मुझे पनागाहों से मुतालिक करना था आपसे, बिकॉज आई हैव सीन वन वीडियो कि माशाल्लाह आपकी टीम्स जा रही हैं और गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल प्रोवाइड करें। थोड़ा सा प्लीज़ उस पर शेयर करें कि इस सख्त मौसम में कैसे एहसास किया जा रहा है लोगों का। ये जो गर्म कपड़ों का जो सिलसिला है पनागाहों में, ये प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शन थी। ओके। और उन्होंने कहा, जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी, मुझे इंस्ट्रक्शन भेजी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन भेजी कि आप लोग जहाँ जहाँ पनागाहें हैं वहाँ फ़ौरन गर्म कपड़े लें, फ़ौरन गर्म कपड़े पहुँचाएँ, ख़ुद खड़े हों, लोगों को मोबिलाइज़ करें, डोनेशंस लें। और तो जैसे ही उन्होंने फिर कहा तो फ़ौरन ही हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और आगे भी इस चीज़ को बढ़ाते हाउ वाज द जाएंगे। रिस्पांस व्हेन द टीम्स वर देयर? ये कार खैर है, बड़ी नेक नियति से ये काम होता है, तो लोग तो बड़ी दुआएं देते हैं। मैं तो खुद देखती हूँ कि लोग बहुत दुआएं देते हैं। माशाल्लाह, चलिए, ग्रेट। हमारी भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं डॉक्टर सानिया साहिबा। जब भी आप आती हैं हमें भी बड़ी रहनुमाई मिलती है कि हम बाहर जाके लोगों को बता सकें कि ये काम किस तरह से हो रहा है, उनकी मालूमात में इजाफा कर सके। और दूसरा ये कि जिस तरह से आप एक एक सवाल का जवाब कोशिश करती हैं कि लिखें भी और बताएं भी कि ये काम किस तरह से करना है, वो भी हो रहा है। डेफिनेटली जिन एप्लीकेशंस का आपने जिक्र किया, अगली नशिस्त आपके साथ उस मामले पर होगी। और आप सबसे यही कहेंगे कि यहाँ पर 2 फ्लैशेस चलाए जा रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के। एक ऐसा है जहां पर आपने जाकर ये मालूम करना है कि आप इसकी अहलियत रखते हैं या नहीं एहसास राशन प्रोग्राम की, और दूसरा किराना मालिकान के लिए है जो कि जाकर ये चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से इस मामले में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, वो जो दिल एक घबराहट आपके अंदर है ना कि शायद हमें टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि यूं कह लीजिए कि एक सतह पर गवर्नमेंट काम कर रही है और एक वो शहरी जिम्मेदारी आपको दे रही है कि गरीब, गुरबा, यतीम, मस्कीन, बेवाओं की कफालत के लिए आप भी अपना किरदार अदा कर और सकें। एक बात और, आपने ट्रस्ट करना है हुकूमत पर कि हुकूमत आपका एहसास कर रही है, इंतज़ार भी करना है। चूँकि ज़ाहिर एक सर्वे है, उसके बाद कवायफ अगर पास हुकूमत के आ चुके हैं, इदारों के पास आ चुके हैं, किस तरह सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, कौन उसका अहल है। क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सब ये समझते हैं कि वो अहल है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास एक बैग है ना, उस बैग से ही सबको देना है। तो जो ज़्यादा मुस्तहिक है उस तक वो चीज़ पहुँचानी, और उसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत पर हमने और एक सवाल आया था ना हमारे, याद है शेफ, जिसमें कहा गया था कि मेरे पास फॉर्म आया है। जी। आपके इस वक्त गवर्नमेंट जो है ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन के थ्रू कर रही है। कोई ऐसा फॉर्म, कोई टैबलेट लेके अगर आपके घरों तक पहुंचता है तो आपने हरगिज उस पर यकीन नहीं करना है। पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन कतई तौर पर नहीं की जा रही है, उल्टा हुकूमत अपनी जेब से आपको रियायत फराहम कर। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और अब जरा हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी,
बांझपन, और इसके साथ साथ ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या कि जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा सामने आ रहे हैं? और जब तरीके इलाज की बात होती है तो एक तरीके इलाज खासा मकबूल है आजकल पाकिस्तान में, दैट इज़ IVF। क्या है, कौन करवा सकता है, कॉस्ट क्या होती है, कहां कहां पर हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, नहीं है, किस एज ब्रैकेट में करवाया जाता है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमा कफील साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैम, पहला बुनियादी सवाल, इनफर्टिलिटी, बांझपन ज्यादा क्यों सामने आ रहा है, फैक्टर्स क्या हैं? Basically, बांझपन mean inability to conceive for a married couple for 1 year. तो उसमें ये होता है कि you have to consult the couple who is unable to conceive, और उसमें basically ये कि just have a basic evaluation के where the problem is. ये तो सिंपल। डॉक्टर साहिबा, छोटी सी इल्तमास गुजारिश आपसे है कि हमारे व्यूअर हम चाहते हैं कि आप उर्दू में ही मुकम्मल बात करें ताकि हर शहरी समझ सके। जरा उर्दू में करें जी। आवाज़ ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, आवाज़ ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि बांझपन जो है ना, ये एक ऑब्वियसली कि इनएबिलिटी टू कंसीव है जी। ठीक है। तो इसमें जो ट्रेंड है वो ये है कि इन एबिलिटी टू कंसीव का जो परसेंटेज है इट्स इंक्रीजिंग। अब इसमें क्या फैक्टर्स हैं? एक तो ये है कि नाउ मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, लोगों की अप्रोच टू द यूनिट्स ज़्यादा है, ठीक है, और एज कंपेयर टू ओल्डन डेज व्हेन द पीपल यूज्ड टू बी इनफर्टाइल, प्रोबेबली दे वर नॉट कमिंग ऑन द सीन, सो दैट ये फैक्टर ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि लाइफस्टाइल की जो चेंज है, ठीक है, उसमें यह है कि इनफर्टिलिटी बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो होता है कि इसका हार्मोनल पार्ट होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है विच कम्स फ्रॉम द ब्रेन। सेकंड होता है कि लोअर पार्ट जो जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इनमें अगर बेसिकली कोई डिफेक्ट हो, अगर हार्मोनल सिस्टम में है, तो ऑब्वियसली के पेशेंट कैन नॉट कंसीव। सो सेकंड आता है कि जी अगर कोई लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में है तो वो भी कंसीव नहीं कर सकते। अब इसको हम अगर ऐसे कैटेगराइज करें कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वन। जी जी। अब जब हम ब्रेन के लेवल पे जाते हैं तो इसमें यानी कि नॉट वेरी हाई परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है या रिप्रोडक्टिव कैनाल है। अब यहाँ पे जो राइज है इन इनफर्टिलिटी वो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस है। एज कंपेयर टू ओल्डन टाइम्स लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है, पीपल यानी कि द थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड जो हाइजीन का है या वो स्टैंडर्ड जो ऑब्जर्व किए जाते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, तो वो इक्वली दोनों पार्टनर्स में आप देखते हैं कि काफ़ी हाई परसेंटेज होती है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये तो आपने मोस्ट कॉमन रीजन था, क्योंकि वक्त कम, इसलिए मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाह रहा हूँ। हमने कुछ रीजंस पे बात तो कर ली, वट एवर द रीजन इज। अब मुझे बताएं IVF, एक तो ये कि क्या है, कौन करवा सकता है, किस वक्त करवाना चाहिए, शादी के कितने साल बाद रिकमेंड किया जाता है? अच्छा, इसके ऊपर एज यू गाइडेड मी कि आई शुड बी जस्ट टू द पॉइंट। प्लीज। इसमें यह है कि IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन के फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन होती है जबकि फर्टिलिटी के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हैं कि देर हो गई है, सिस्टम भी ठीक है, एक तो ये इंडिकेशन होती है। सेकंड ये होता है कि आपका हार्मोनल सिस्टम ख़राब है या आपकी ओवरीज का प्रॉब्लम है या सो ऑन, बट यू हैव डिसाइडेड कि दिस इज़ द टाइम। और ये एक बहुत बड़ी यानी कि प्रॉब्लम ही है, इन अदर वर्ड्स कि IVF इज़ नॉट ए सिंपल थिंग टू थिंक ऑफ। It's not a common. It's not for everybody. No, it's for all those who where it's indicated, but it is for all those couples. But what I mean to say कि infertility is
जैसे कॉमन होती है ना मेडिकल प्रैक्टिसेस, तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस जो हैं वो यानी कि ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन आईवीएफ की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। पहले तो आपको ये समझना है कि जिसको आप बुक कर रहे हो इसकी क्या यानी कि पॉसिबिलिटीज है, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है। सेकेंडली ये कि जो सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स का, जो आप जहाँ पे पेशेंट को आप ट्रीट करते हो, तो वो जो हैं वो बहुत एडवांस और बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। एंड इसमें जो होते हैं यूनिट्स का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत स्टेराइल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल होना चाहिए, तो वहाँ पे हम इनको यानी कि ट्रीट करते हैं। तो इसलिए एवरीबॉडी यानी कि ये है कि हर बंदा इसमें जंप ना करे कि जी हम आईवीएफ खोलते हैं, क्योंकि इट्स ए लिटिल मिसगाइडेड फॉर द तो डॉक्टर साहब, शादी के कितने साल के बाद जाकर आप इस प्रोसीजर के लिए डॉक्टर से रिजू कर सकते हैं? दूसरा मुझे ये भी बता दें इस वक्त रेशियो क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन इस किस्म के तानों का बड़ा उन्हें सामना करना पड़ता है अपने ससुराल की तरफ से, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मसला खातून में नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको जाकर बयान नहीं कर सकते कि आपके हस्बैंड की तरफ से कोई इशू आ रहा है। इस वक्त आप बैलेंस कपल्स में या रेशियो क्या देखती है खवातीन और मर्दों के लिए? अगर तो हम स्ट्रिक्टली इस पे जाए ना कि जी टेस्ट ट्यूब बेबी किसको रिक्वायर्ड है, तो उसकी तो लाइक कि 5 इयर्स हो गए हैं, कोई अपेरेंट जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, उसके अंदर उनको हम कहते हैं प्लीज आप आईवीएफ के लिए जाएं। ठीक है। सेकंड हो गया कि आपने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके हार्मोनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, आप उसको बुक भी करेंगे और उसको अगर इंडिकेटेड है तो वो आईवीएफ पे उसको लाएंगे। इसी तरह होता है कि आपकी ये जो हैं ट्यूब्स, द मोस्ट कॉमन जिसके लिए आईवीएफ किया जाता है वो है फिलोपियन ट्यूब्स। Fallopian tubes are the 2 tubes on side of the uterus linked with the ovary, जहाँ से एग्स निकलते। अब ये सिस्टम अगर ब्लॉक हो जाए, लाइक ट्यूबल ब्लॉकेज इज अनदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, और जिसकी मोस्ट कॉमन यानी कि ये ट्यूब्स जो हैं वो बंद हूँ, तो उसको तो आईवीएफ कराना ही कराना। सही, ठीक है। और इसी तरह यानी कि इट गोज ऑन। तो नेक्स्ट क्या था आपका कि ये तो इंडिकेशन ये कि हाँ कि मर्द और खातून में सबसे ज्यादा रेशियो क्या है, मतलब क्योंकि दूसरा ये है कि मर्द जो हैं उनकी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स, और उसके अंदर अगर स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, तो ये वो सारी इंडिकेशंस हैं जो कि आती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। फिर वो उनको ओवरकम करते हैं तो वो डू द प्रोसीजर्स। और आईवीएफ जो है, आपने कॉस्ट की बात पूछी है, तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली कि इट्स ए वेरी काइंड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स चीज़ें होती हैं, तो इट्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर। मतलब एवरेज क्या है? एवरेज आई थिंक एवरेज यानी कि एक पेशेंट की कॉस्ट जी, एक पेशेंट की कॉस्ट जनरली अगर हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर चुके हैं, हाँ, ये अपने अपने यूनिट्स की मतलब कॉस्ट होती है, बट एवरेज अगर मैं कहूँ तो इट्स अबाउट 4± lakhs में, ठीक है, प्लस इंजेक्शंस। अब इससे कंपेयर कर लें, वो इंजेक्शन जो आज से हम कुछ साल पहले लेते थे, अब वो 4 times क्या मेरे लिए कोई 10 times ऊपर चले गए हैं। तो ये इस तरह से पेशेंट्स को कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इससे रिजल्ट्स मैडम मतलब इनके कितना गारंटीड हम कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है आईवीएफ के बाद बेबी के? आईवीएफ की सक्सेस तो ऑब्वियसली के बेसिक जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिपेंड करती है, और इसमें एवरेज जो है वो बिटवीन 35% अबाउट 65% तक जाती है। इट वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट एंड इट वेरीज फ्रॉम कपल टू कपल। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक सवाल और भी आपसे करना चाह रहे थे हम इस मौजूद थोड़ा सा हट के। ये भी देखा जा रहा है कि अब एज के साथ साथ यूरिन के इश्यूज भी रिपोर्ट रहे हैं, इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, वो मर्द हो या खवातीन हो, ये क्या वजह है और क्या इसका इलाज होता है? अच्छा, ये बेसिकली एजिंग के साथ दोनों औरतें और मर्द भी इसमें यानी कि होता है प्रॉब्लम, लेकिन जेंट्स का कम होता है एज कम्पेयर टू लेडीज़। अच्छा, क्योंकि उनकी चाइल्ड बर्थ होती है, द पैसेज गोज थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस, तो उसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं।
तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो वीकनेस की वजह से जैसे जो कंट्रोल कम हो जाता है। हाँ, जो मसल्स होते हैं इस लाइक ए फैन शेप और उसमें से ऑल द पैसेजेस दे पास। जब वो वीक हो जाते हैं तो वो जहाँ पे मैकेनिज्म होता है टू होल्ड द थिंग्स, जैसे यूरिन है और इसी तरह बाउल्स का प्रॉब्लम है, तो वो वीकनेस हो जाती है, तो वो जो उनका मैकेनिज्म है वो होल्डिंग का ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब इसके लिए ओल्डन डेज में होता था कि बहुत हम सर्जरी करते थे, रिपेयर्स करते थे, बट नाउ डेज वी हैव कम अप विच आई एम रियली ग्लैड, जस्ट सीइंग द रिजल्ट्स आई एम वेरी हैप्पी कि दिस टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू द प्लेस। वो क्या टेक्नोलॉजी है मैम? अच्छा, ये टेक्नोलॉजी है जो है ये इट्स जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं, इट्स जस्ट ए चेयर, उसको एम चेयर कहते हैं। यू डोंट फील एनीथिंग एंड इट्स हार्ड टू बिलीव, यू जस्ट सिट देयर फॉर हाफ एन आवर, the affected people who suffer from this problem. तो कोई हाफ एन आवर का सेशन होता है, 6 सेशंस होते हैं और वो पेशेंट जो है जल्द रेवोल्यूशनाइज्ड हो जाता है, रिकवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तकरीबन 3 घंटे में, नहीं आधे घंटे के 6 सेशंस हैं और उसका वो यानी कि सो अमेजिंग के अभी ये चेयर कहाँ से आई है? ये बेसिकली अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी और फिर So is it available in Pakistan right now? अभी तो हम इसी पे काम करते हैं, हम इसी के साथ काम कर रहे हैं। अब जो भी पेशेंट आता है मैं कहती हूँ प्लीज सर्जरी नहीं, दिस इज ये आपने इतनी अच्छी बात की है, वक्त कम था लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम किसी दिन चलें आपके क्लिनिक को, wherever that chair is, तो हम इसको, बिकॉज़ ज़ाहिर है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, भले ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी बट चूंकि पाकिस्तान में आ चुकी है, आई थिंक आप पहली हैं जो ये इस पर काम कर रही हैं। we were trying, it used to be very expensive but recently we actually bought, so I am not aware of ओके, आपको ये मालूम नहीं, कोई और कर रहा है नहीं, बहरहाल हमारे लिए चूंकि नई इन्फॉर्मेशन है और बहुत से ऐसे लोग जो कि जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा मसला उनको है, यूरिन के इश्यूज हैं एज फैक्टर के साथ साथ, तो कैसे इसको इलाज हो सकता है, तो इस पर इंशाल्लाह किसी दिन जरूर चलकर हम ये सेगमेंट भी करेंगे कि व्हाट दैट चेयर इज, कि आधे घंटे के 6 सेशंस एंड ट्रीटमेंट हो गया, कोई सर्जरी नहीं, कोई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, साथ मौजूद थी, आप इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू करनी थी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। म्यूजिक नहीं है यार मेरे पास, गिटार तो है लेकिन म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक का भी इंतजाम कर देते हैं, आप टेंशन लेने वाली बात ही ना करें। म्यूजिक लगाओ यार, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक जरा बजाया जाए, थोड़ा सा माहौल को खुशगवार किया जाए, हमें सुनना चाहिए। तो म्यूजिक भी बज रहा है और म्यूजिक को गाने और बजाने वाले भी हमारे साथ हैं। नफीस जितना मैं उतना हूँ लफंगा, वो उंगली करनी है तो रेडी रख चंगा, सपनों का फन दावतों में जाऊं मैं, नॉन वेज खाऊं मैं, नहाने से पहले मस्त मोटर चलाऊं मैं, मेहंदी पे भंगड़ा सिर्फ लंगड़ा, काका होते ही की का कराऊं मैं। मेरे मसले थोड़े मुख्तलिफ दुनिया से, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तानी, मेरी खुशियाँ भी थोड़ी सी अलग हैं जहाँ से, और यही है मेरी निशानी। मैं हूँ पाकिस्तानी, यही डली है मेरी जवानी, थोड़ी लंबी है मेरी कहानी जो सुनाएगी पप्पू जुबानी। मैं हूँ पाकिस्तानी, यही डली है मेरी जवानी, थोड़ी लंबी है मेरी कहानी जो सुनाएगी पप्पू जुबानी। वाओ चाची ताई करते हैं मुझ पे सब चढ़ाई, निचोड़ता है मेरी ही कमाई, साला जॉइंट सिस्टम। इंस्टा पे स्विट्जरलैंड बताता, हनीमून मरी में मनाता, जहाँ होटलों में एक टाइम आता सिर्फ पानी गरम। घोड़ियाँ नचाऊं मैं, भी कराऊं मैं, लंबी मूछ रख के सोना शाजी कहलाऊं मैं, ढासी हो करोला, ना ढोला हो ना रोला,
वाला गाड़ी मांगे भी अपनी बताऊं मैं कि मेरे मसले थोड़े मुख्तलिफ दुनिया से, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तानी। मेरी खुशियाँ भी थोड़ी सी अलग हैं जहाँ से, और ये मेरी निशानी। जबरदस्त, क्या बात है। प्लीज सो वी हैव विद अस हैदर अली एंड डॉक्टर तैयब, जो कि एक तो जनाब डॉक्टर, एक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया लेकिन बन गए सिंगर। प्लीज आप लोग माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स भी करते थे। 2022 में आपने गाना रिलीज किया, तो हमने सोचा कि ये गाना आज जरा सा लाइव हम भी सुने। वैसे भी सुबह से ही ना बड़ा एक मस्ती वाला मूड हुआ था। और सबसे पहले तो वाकई लोगों ने मेरा पसंदीदा तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि जो दिमाग पे खुमार सवार था वाकई इन्होंने गुनगुना दे। वो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर इन दो शख्सियात और शुएब के साथ। मेरा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नाचना ही है, वो नहीं देखना आपने। तो डॉक्टर तैयब पहले आपकी तरफ आते हैं। MBBS और साथ म्यूजिक, अम्मा अब्बा में से किसी ने, कोई खानदान में किसी ने कहा कि कर रहे हो जी मेडिकल और साथ में गाना? ऐसा है शुएब भाई, जब फर्स्ट टाइम मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया तो जो मैं पहला गिटार लाया था तो मुझे बड़ी सुननी पड़ी। ठीक है, और वो फेज़ ऐसा था कि जब कभी अम्मा को मेरे पे गुस्सा आता था वो मेरे पे नहीं उतारती थी, वो बल्कि मेरे गिटार पे उतरता था। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे हमने इवॉल्व किया, म्यूज़िक हमारा थोड़ा बेहतर होता गया, तो फिर घर वालों को भी समझ में आती है कि नहीं ये एक प्रोडक्टिव शौक है, प्रोडक्टिव हॉबी है, तो वो सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सेम स्टोरी विद यू हैदर? नहीं, हमारे वाले दुख है, मुझे बात करने दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप और इसके साथ साथ ये सब कुछ दुख नहीं, मैं कहूंगी पैशन होता है। जब पैशन हो तो कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं होता। I was an ex-banker also, now I'm an anchor. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ साथ सिंगर। म्यूजिक ऑब्वियसली इट इज फॉर द सोल। तो म्यूजिक तो हर बंदे के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इसको प्ले करता है, कोई इसको सुनता है, कोई हर तरह से एंजॉय करते हैं। क्या था, बाथरूम सिंगर थे या फिर ऑब्वियसली फर्स्ट ड्राइंग रूम सिंगर थे। बाथरूम सिंगर होते हैं तो फिर आप आगे जाके सिंगर बनते हैं, खुद बर्दाश्त करना सीखते हैं, फिर उसके बाद लोगों की बारी आती है। बट वी स्टार्टेड, वी वर एंजॉयिंग म्यूजिक। हमें नहीं पता था कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, बट वी वर जस्ट एंजॉयिंग द म्यूजिक एंड इट हैपेंड। मेरा ख्याल है जो गाना भी मैंने सुना वो बड़ी मजे की बीट्स थी, बड़ा अच्छा लगा। लिखा किसने था वैसे? मैंने तो नहीं लिखा था ये जो, हाँ जो भी मैं हूँ पाकिस्तान, मैं खुद लिखा आपने? अच्छा, कंपोजिशन भी? कंपोजिशन में मेरी अपनी है। वाह जबरदस्त। तो इसके अलावा और कौन सा गाना है जो कि आपने इसी लेवल पर आकर प्ले किया है? ऐसे कि काफी सारे गाने मेरे पास लिखे पड़े हैं। अच्छा, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा मरीजों के इलाज फर्स्ट है जो हमने पब्लिश किया है, तो इंशाल्लाह अभी है लिस्ट में, बकेट में काफी सारे सॉन्ग हैं जो हमारे पास भी बकेट है ना, उसमें पर्चियां निकलती हैं कि अब ये सुनाओ, अब ये सुनाओ, अब ये सुनाओ। बकेट नहीं, वो शुएब का ना ये वोकल है जहां से बात रुकने का नाम नहीं लेते, कोई सिंगर आकर बैठने की बस आपने मुझे पकड़ानी है उंगली, मैंने आपको यहाँ लिटा लेना है। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम पता चला ना कोई सिंगर आ रहा है, अल्लाह की कसम मैं सारे शोज की क्लिप्स निकाल के पहले उसे भेजूंगी ताकि वो अपनी ज़हनी तौर पर ना तैयारी कर आए। नहीं, मैंने बता दिया था हैदर को कि ये होने वाला है, तो प्लीज व्हाट्स नेक्स्ट कोई एक आधा थोड़ा सा हो जाए ना। और बड़ा प्यारा आर्ट भी हुआ इसके ऊपर। हाँ, मैं आपको देखे खुद गिटार पेश करूंगा। आर्ट भी डॉक्टर साहब ने अच्छा खुद किया है? ये हमारी एक परंपरा है कि जो भी म्यूजिशियन आता है वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे देकर जाता है। और ये कैसी परंपरा है कि जब भी कोई सिंगर आता है ये हमेशा बोलते हैं। सर दोनों मेरे, दोनों आयशा बच्चे। तो प्लीज जरा कुछ हो जाए। और हैदर भाई क्या सुनाओगे आप इनको पहले? अच्छा, सोचने का वक्त नहीं मेरे दोस्त, बस हम स्टार्ट करते हैं कुछ। फिर हम उसी से आते हैं जिसको पाकिस्तान में आई गेस आजकल सबसे ज्यादा सुना जाता है। इंट्रो आप खुद दो। यस, आतिफ असलम। आतिफ असलम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां, करांगे रोज रोज बैके सच्ची
मोहब्बतां निभा के बताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों हम झूठी बूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बाके अख नाल अख नू मिला के तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख बड़ा बड़ा के मैं तेरा लैया यारा मैं पावी कद दूरियां मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा बस लैना की नखरा वेखा के दिल दियां गल्लां। वाह जबरदस्त मजा आया जबरदस्त। सीरियसली अब मैं रुकूंगा थोड़ी नहीं, लेकिन अच्छा मैं भी रुकना नहीं चाह रही। गाने मतलब उनकी आवाज बड़ी प्यारी है, थोड़ा सा एनर्जेटिक थोड़ा सा करते ताकि हम भी गा सकें। वो मैंने गाते ना कोको कोरिना सॉन्ग, देखा फिर ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, ठीक है ये जरिए आप गाएगी पहले आज। ओके लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना Yes, this is your part. कोको कोरिना सिंग तो करो। हम तो नहीं है। कोको कोरिना Oh my God, thank you. जबरदस्त। आप एक सिप ले लें जब तक मैं अपना अगली फरमाइश रख देता हूँ। सुना एक और कलाम भी आप लोग उस पर काम करें, बुल्ले शाह के 2 बोल भी हैं, अगर उस पर भी थोड़ा सा आप हमें महसूस करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है ममानियत नहीं है, ये बिल्कुल वरना तो डॉक्टर मना कर देते ना कि ये आपने खाना पीना आपने नहीं मेरा है। फर्स्ट सॉन्ग सुना उससे आपको शायद ये वाइब आई होगी कि ये Yes. बड़े कोई फंकी किस्म हाँ, के लेकिन बॉयज देखे ना हैं और मैं इनके बड़ी मैं lyrics रिसर्च इसी- करके बैठा हूँ आप लोगों के लेकिन ऊपर। आप अगर इत्तेफाक आपको हो मेरी बाकी की राइटिंग सुनने का तो उसमें ज़्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो आपको सूफी टच मिलेगा उनमें। ओके That is very nice. क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ बुल्ले शाह की पोइट्री से, वाओ तो बुल्ले शाह को मैं फिर इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने लिरिक्स वाओ। में। तो वो जो फील आती है मुझे इन गानों से उतनी फील नहीं आती जो आपने अभी सुना है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको जो सॉन्ग्स मजीद नजर आएंगे उनमें आपको सूफी टच मिलेगा इंशाल्लाह। आप कुछ हैदर कह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज जी जी जरूर कहूँगा कि हमारा जो फर्स्ट सॉन्ग था अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी जल्दी से उसको किया, बट एक चीज कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली दे मस्ट बी वाचिंग, Okay. उनका बहुत ज्यादा पार्ट है इसमें, उनका बहुत ज्यादा रोल है। और You mean in the video or in the contribution? in the video अच्छा, and still the whole process. in The the whole whole process. process। अच्छा। और आपकी आंखें नम क्यों हो रही हैं हैदर? आखिर नाम नहीं हो रही। Honestly? And secondly, the thing is कि सबक नहीं पढ़ेंगे। actually we are working in the same organization। Okay. तो जो हमारी productions है 5G productions, उसका I must say we जबरदस्त। must say thanks to them कि उन्होंने हमारे साथ support किया and we are here right अच्छा, ये now। सबसे बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं हैदर, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग सबसे ज्यादा पहली सपोर्ट ही आपको उनकी होती ऐसे है ही, अपने घर वालों ऐसे के ही। बाद। जब आपको दोस्त या आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए कि जहां पर आपकी कोशिशों को सराहा जा रहा हो ना, तो 4 चांद वहीं से लग जाते हैं। वो ऐसे ही। पोटेंशियल जो हम लोग मार्केट से एक्वायर कर रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपकी एक पोस्ट है, आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सोशल मीडिया का दौर है ना, फर्ज कर लीजिए कि अगर शेब की फॉलोइंग अच्छी है और अगर शेब वो नहीं करते हैं फर्ज करना ही है। तकलीफ होगी। नहीं मतलब हम लोग ओवरऑल बात करें, नहीं फेसबुक पे इसकी वजह से फैन फॉलोइंग अच्छी, मेरी फेसबुक पे इतनी अच्छी नहीं है, मेरे फैन पेज पे अच्छी है वैसी, तो वो बड़ी एक अच्छी खुशी आपको महसूस होती है। तो मेरे ख्याल से जो पहला सॉन्ग था अगर हम वहीं से स्टार्ट लें, मैं तो वैसे या कलाम अगर सूफीज़्म की तरफ हाँ, जाना चाहते पहले हैं, कलाम और फिर उस पे जाते हैं। मैं तारेंदा मस्त पड़ा। मैं तारेंदा मस्त मलंग मैं ता नचदा रैंदा मैं तारेंदा मस्त मलंग
मैं तां नचदा रहिंदा अल्लाहू दा नारा वजे होर मैं कुछ नहीं कहंदा यार मनाउण दा झज कोई नहीं रब नू मनाउंदा रहिंदा यार मनाउण दा झज कोई नहीं रब नू मनाउंदा रहिंदा मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ डंदा मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ डंदा एक बंदे दा दिल ना डावी एक बंदे दा दिल ना डावी रब दिलां विच रहिंदा यार मनाउण दा झज कोई नहीं रब नू मनाउंदा रहिंदा कदी आकड़ केड़ा नखरा कानू जोड़ी जाना है कदी आकड़ केड़ा नखरा कानू जोड़ी जाना है मन माटी विच दबना तैनू मन माटी विच दबना तैनू चोटी तो नहीं लैंदा यार मनाउण दा झज कोई नहीं रब नू मनाउंदा रहिंदा मैं तां रहिंदा मस्त मलंग मैं तां नचदा रहिंदा जरा सोचिए आगाज हमने किस गाने से किया कहाँ पर आ गए हम किस लेवल पर आ गए हम और उसके अलावा खुशी इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अक्सर हमारी यूथ के बारे में कहा जाता है कि हम लोगों का रुझान पॉप की तरफ ज़रा बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन आफ्टर यू गाइस मतलब हम ये कह सकते हैं इससे पहले भी हमारी एक दोस्त से मुलाकात हुई जो इकबाल को बहुत पढ़ते हैं अगर मैं नाम खुरम इलाही ठीक है तो मतलब ये वो जनरेशन है जो अभी भी बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो अलामा इकबाल का सूफीज़म हो उसको लेके प्रमोट कर रहे हैं दूसरा ये कि हमारे यहाँ अब किताबें पढ़ने का वो रिवाज नहीं है आप जैसी शायरी हो आप जैसी गायकी हो ना तो शायद ये टैलेंट मजीद आगे और वो मैसेजेस कन्वे हो सकते हैं मैसेज कन्वे होता है दिल करता है पढ़ने का सुनने का ये जो पॉप रॉक जॉनरे है इससे हमें मज़ा तो आता है एंजॉय तो हम करते हैं लेकिन जो डेप्थ हमें बुल्ले शाह की पोइट्री में मिलती है इट लिटरली गिव्स गूज बम्प्स ये बहुत सोल म्यूजिक है सूफी का इट्स ऑल रिलेटेड टू योर सोल सो इट्स ब्यूटीफुल और बस हमने भी सोच लिया आपको दूसरी तरफ किसी तरफ लेकर जाना ही नहीं है हमने इधर रखना है हमारी सोल भी इधर ही रहना चाहती है तो इसी तरह का कोई और कलाम अगर हाँ, आपको एक मेडले सुनाते हैं अच्छा वो भी सेम पैटर्न पे जो सॉन्ग्स हमें पसंद हैं वो आप ठीक है प्लीज ये हम कवर करेंगे सोच हमारे बड़े नेक्स्ट लेवल बैंड है पाकिस्तान का सॉन्ग है वी लव दैट सॉन्ग एक्चुअली हम शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था हम कॉन्सर्ट्स पे सबसे पहले यही गाते थे ओ भंग शराबा लैंदे ने दुनिया नू बड़ा कहंदे ने ओ पूजा करदे पैसे दी चोरी नू कहंदे रोजी है अज मौत नू थोड़ी देरी है नहीं अपनी जात नू तकदे ने पर दूजी जात ते थुकदे बंदे आ जान लै कितना गंदा हो गया है तू बंदे आ ओ बंदे आ जान लै कितना गंदा हो गया है तू बंदे किस्मत का खेल है सारा फिरता था मैं आवारा ये क्या से क्या हो गया
4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। ओ क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में सारी पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। बंदिया हो, बंदिया हो, बुल्लनू समझावण आईया भैणा ते परजाइयां, मन लह बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइयां, जेड़ा सानू सैयद सद दोज़ख मिले सजाइयां। बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो बंदिया। I'm sorry, I'm literally sorry. I got it. जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। हमारी जवानी के मेडलिस्ट थे, अब तो गला भी बैठ गया है। नहीं नहीं, ऐसा तो ना करें। करो, ये तो फिर वो वाला मैसेज फिर मेरा क्या बनेगा जो मैंने कहा कि हम यूथ की प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे। वो उनकी जवानी से मुराद शायद 10-11 साल था। अच्छा, अर्ली जवानी ना, Early जवानी। यस, अर्ली जवानी। अब एनर्जीज हमारी जो है ना डाउन होती जा रही है। नहीं नहीं, अभी किधर डाउन हो रही है एनर्जी, ना हम डाउन होने अच्छा, देंगे। अपने टाइम पे मतलब ये नहीं कि जब हम लोग कहते हैं ना कि स्कूल कॉलेज वाला जमाना होता है, किस किस्म के गाने ज्यादा सुनना और उन पर ये मतलब बजाते रहना, गाते रहना? इतना जबरदस्त था कि होता क्या था, हम लोग 35-40 रुपीस की एक कैसेट लेकर आते थे। अच्छा। ठीक है, और वो काफी पुराने निकले भाई ये तो। मैं भी इतने यही का ही होता था। आप कितने नए हो? आज उस पर नहीं जाते मेरा ख्याल है। तो वो साथ में कैसेट प्लेयर्स होते थे, और वो जो फीलिंग होती थी ना बिल्कुल यो बॉयज़ वाली, कि हमने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और वो एक एल्बम जो भी नई आ रही है, जवाद अहमद की, अबरारुल हक की, आतिफ असलम की, तो उसमें साथ इतनी लंबी उनकी साथ स्टोरी भी लिखी होती थी। वो बैठ के हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ उनके सॉन्ग सुन रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पाकिस्तानी सिंगर्स को ही सुना है ज़्यादातर, तो उन्हीं से ही हम लोगों को मतलब स्टाइल भी यूनिक हम लोग। ऑब्वियसली हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब, और वो तो हमारी यूथ के अभी भी, और उस टाइम पे भी सीरियसली वी वर लाइक, उनका कोई भी सॉन्ग था तो दैट वाज, मुझे याद है कि 30 मिनट्स की एक साइड होती थी एक कवाली की उनकी, और मैं फुल 1 आवर एक साइड पर उसमें 2 ही कवालियां थी और मैं वो दोनों सुनता था बस पूरा दिन बैठ के मैंने वो लगाए हुए, मैं सुन रहा हूँ उनको। अच्छा जी, अब चूंकि टाइम भी कम है तो हमने किस किस्म का सुनना है? मुझे आपकी सुबह से आज एक फरमाइश थी, जब सुबह से हमें सुना रही थी। अच्छा, आपकी इंस्टा पे स्टोरी भी है जो, प्लीज डोंट बी जजमेंटल। हाँ, ये मैं आप लोगों का भी से बता रही हूँ। मैं पूरा बताऊंगा ना, जो आप गाड़ी में सुनकर आती हैं, जब सुबह दोपहर शाम सुनती हैं, जो मेकअप रूम में सुनती हैं, जो यहाँ गुनगुनाती हैं, वो गाना सुनेंगे आपने कभी शुएब की बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है? ये आज से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात पे फिर भी लोग यकीन कर जाएंगे। लेकिन फिर भी चिट्टा चोला सुन लेते हैं। चिट्टा चोला सुन लेते हैं। यूं तो प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश कुछ और थी, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। हम हमारे जो आईब्रोज यूं हुई थी, आप लोगों की आवाज में गलती नहीं थी, ठीक है? इन्होंने कुछ ऐसा बोला तो हम आपको ब्रेक में बताएंगे, ठीक है? ठीक है जी, तो जरा चिट्टा चोला प्लीज। चिट्टा चोला, यू नो मैचिंग तो इसलिए फिर चिट्टा चोला। जी बिल्कुल ठीक है। वो भी हंस रहे हैं। मुश्किल में डाल दिया ना आपने। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। और आगे भूल गए। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेगा ढोले दी मर्जी। So this is what we can do for you. ये आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम गाने की तैयारी करनी है हमारे लिए। Yeah, sure. मैं बस एक सवाल करना ऐसा चाहता गाना हूं। हो ना जो इतनी डेप्थ वाला, तो वो पहले से बताना चाहिए था। सर, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बहुत से सवाल आउट ऑफ बुक कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्स कर लेते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस हम पूछे। आपको तो आदत होनी चाहिए इस बात हम की, लोगों क्योंकि के डॉक्टर बैंड का बेसिकली हम लोगों ने जब स्टार्ट किया म्यूजिक, तो हमारे बैंड का नाम था, हमने रखा था बैंड 49। अच्छा, हर बंदा हमसे इसकी लॉजिक पूछता था
तो उसकी लॉजिक बेसिकली ये है कि भाई सीए का स्टूडेंट था हमारा, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट था, और हमारा एक थर्ड बैंड मेंबर है, साद नाम है उसका, वो हमारे साथ आज नहीं आया, तो वो ACCA कर रहा था, और आई गेस इनका भी 50% पासिंग स्कोर होता था, हमारा भी 50 पे पास होते थे। तो एट टाइम्स ऐसा होता था कि नहीं आते थे, कि कभी कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए ना, तो हम 49 पे फेल हो जाते थे। 3 times तो consecutively ये स्टोरी ऐसी है जो हम failed in तीनों की- mercantile. लेकिन अब देखिए अब 49 पे कितने पास हो रहे हैं। बैंड ही बना लेते थे 49 का, और तो कुछ 49 का और तो कुछ नहीं करते। एग्जांपल हाउ टू यू नो पास एट 49। नहीं, उस फेलियर की वजह से ही तो फिर सक्सेस वो एक बेशक, marks बेशक हमें ऐसे। कभी नहीं मिले। एक तो वीडियो आपकी आई है और वीडियोस पर भी काम हो रहा है। नहीं इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, उस In a वीडियो में very मतलब मैंने वीडियो देखी तो एक उसमें मेहंदी का आई थिंक वो आपका जब है तो उसमें एक वो मूंछों वाले भाईजान बड़े अच्छा भंगड़ा डाल रहे हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स कहाँ से ढूंढते हैं आप लोग? These are all our friends. अच्छा, फ्रेंड्स हैं आप। ये अल्हम्दुलिल्लाह, और इवन जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो प्रोडक्शंस भी हमारी अपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज सब अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बस स्टार्ट किया। नहीं, अब हम भी आपके अपने, आप कोई भी नया गाना जब भी रिलीज करें तो दैट्स योर प्लेटफॉर्म, प्लीज आप जरूर कुछ ऐसा जो आप लोग आने वाले दिनों में, क्योंकि शादियों का सीजन बहुत आ रहा है ना, बल्कि इनफैक्ट है भी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब का सॉन्ग बहुत फंकी सा है। नहीं, वो ना कर ले, वो जो वो आप मुझे मुझे बहुत सुनाया पसंद था है। एक और। अरे हम हाँ, अब आपका please। सुबह का शो है ना? हाँ जी जी ठीक। तो नहीं ये- नहीं, बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र। जब शादियां हो सकती है मॉर्निंग शोज में तो हम नहीं, गाना मैं नहीं सुन आपको सकते। वो चीज बता रहा हूँ, आप सुनेंगे आपको पता चल, चलेगा please, कि हम please। सुबह सोते होते। चलो इस गाने से हम ब्रेक लेंगे जितना जी। चलो सुन के सुबह 7 बजे आ गई शुएब। चलो प्लीज प्लीज जी। डॉक्टर साहब इसको अच्छा, मैं आपको इससे पहले थोड़ी सी वो सुनाता हूँ कि मैं जब गाने लिखता हूँ तो बेसिकली जो आमद का जो मेरा प्रोसेस है वाह, वो ये है वो कि- क्या है? गालिब वाला, वो गालिब आमद का प्रोसेस ये है कि वो कभी भी हो सकती है, पहली बार। अभी क्या आमद हो रहा है? अभी तो खैर आप अभी आमद वाला तो प्रोसेस नहीं चल ठीक है, रहा। नहीं हम अभी होने तो नहीं मैं दे आमद- हाँ, रहे, हम भी एक होगा, वो distract होके जा रहा hindrance होगा। बन चुके हैं। तो उसमें ये है कि जब जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं लिखता हूँ। ओके। तो ये गाना मैंने जिस टाइम पे लिखा था उन दिनों आप समझे कि मैं शदीद फारिग था और मैं लाइक पूरा दिन सोता ही था। तो बाकी आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो मतलब जाएगा। वेलेपन में दिनों में क्या होता ज्यादा, था? वेलेपन में ज्यादा अच्छे ख्यालात होते हैं। हाउस पे आप क्या लिखते हैं वो भी आप सुनेंगे। दुनिया दुनिया फर्स्ट लाइन एक स्टेप ऊपर रोले सारे जाने दुनिया वाले, हम किसी की बातों से डरते नहीं। रे मार्डे कार दुखा के छोले गोरे कभी काले, हम गोरियों के चक्करों में पड़ते नहीं। उठो चलो रे शाजी उठो, अब कुछ करो। उठो चलो हो रे शाजी उठो, अब कुछ करो। रोते नहीं है जो होते हैं मर्द, जागे फोड़ डालते हैं साला अगले का सर। दुनिया घोंसली है 4 दिनों की, आज मुझसे लड़ 2 गुजार के हूँ आया, 1 गुजारूंगा मैं घर। अरे रोज अब लड़ते नहीं हैं। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कर दी ना हमने आपकी सुबह बड़ी तरोताज़ा, थोड़ा सा गाकर, थोड़ा सा बजाकर, एंड वी जस्ट होप कि आने वाला जो मुकम्मल दिन है वो आपका इंतहाई खुशियों भरा हो और आप यूं ही चहकते रहें। इसी तरह से हमारी दुआ है कि जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेलिब्रिटी लाउंज पे, न सिर्फ वो यहाँ से कह के लगाते हुए उठे, बल्कि ये कि जब यहाँ से जाएं अपने ऑफिस तो काम करते करते भी उन्हें सुबह पाकिस्तान याद आ रहा हो। भूले ही ना भूले ही ना। तो आज सुबह पाकिस्तान के बने हैं सेलिब्रिटी लाउंज के मेहमान डॉक्टर रमेश कुमार साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और रमेश कुमार साहब न सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि समाजी कामों में भी पेश होते हैं। साथ ही साथ खुसूसियत ये कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पेट्रन इन चीफ हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू यू। कैसा लगा सर आपको सुबह पाकिस्तान में आकर? देखिए, प्रोग्राम तो मैं पहली मर्तबा आज आपके पास आया हूँ, टीवी में देखता नहीं हूँ। अच्छा। और मगर ये जो सेटअप देखा है वो तो अच्छा इसमें हैरान किया आपको? आप PTV में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मॉर्निंग शो का एक कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए। मॉर्निंग शो का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और मॉर्निंग को जो है गुड मॉर्निंग शो जो है वो ऐसे ही होने चाहिए, लाइवली और सीरियस नहीं होने चाहिए। क्या बात। और कुछ टीवी चैनल के ऊपर होता है मॉर्निंग शो, मगर वो जो इस किस्म के नहीं होते हैं। तो अब प्रोग्राम जब चलेगा तो 15 मिनट के बाद आखिर में जाते डॉक्टर साहब ये दिल से वाला कमेंट है या ये चूंकि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज है इसलिए ऐसा वाला कमेंट है? नहीं, ये दिल से निकल रहा है। PTV से एक्सपेक्ट आदमी कम करता है, मगर ये सेटअप अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि मॉर्निंग शो आपने शुरू किया है। जबरदस्त। अब सर एक कॉम्प्लीमेंट हम भी आपको देना चाहते हैं। बहुत से मेहमान आते हैं, अब हम अक्सर उनकी ना ड्रेसिंग पर जरूर सवाल भी करते हैं। आपसे सवाल नहीं, हम खुद कमेंट करते हैं कि आपकी टाई और आपका ये जो आपने मफलर लिया है इतनी अच्छी खूबसूरत इसकी मैचिंग है कि मैं तो फैन हो गया। यस, तो ये अपनी चॉइस है या किसी की चॉइस है? देखिए, मुझे 2-3 चीज़ों का, एक बड़े आलीशान घर का, ओके, दूसरा घड़ियों का, ओके, और तीसरा ये ड्रेसेस का, चौथा गाड़ियों का। बड़े लोग, ये 4 शौक। और असेंबली के अंदर भी जो है वो मेरी ड्रेसिंग के हवाले से बात होती है कि भाई इनकी ड्रेसिंग जो है रोजाना जो वो नए किस्म की होती है। ओके, यानी ड्रेसेस रिपीट कम करते हैं? बहुत कम। ओके, खवातीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, बहुत। मैं इवन जो मेरे कपड़े होते हैं मैं कोशिश ये करता हूँ कि 2 मरतबा या 3 मरतबा पहन के, और वो जितने मेरे मुलाजिम हैं और वो जब मुझे कहते सर ये ड्रेस अच्छी लगती है तो मैं जाके जब रिफ्रेश होता हूँ तो वो ड्रेस उसको दे देता हूँ। मेरा वाला सर्कल है भाई, ये मेरा वाला सर्कल जो है। ड्रेस पसंद आए वो दे दी, जो ड्रेस पसंद आए। और मैं चाहता हूँ कि मैंने चलो 2 मरतबा पहन ली तो फिर मैं उनको दे देता हूँ कि वो पहने। और ये मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इस वजह से मेरे पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं और मतलब नीचे से लेके ऊपर लेवल तक, और वो इवन कुछ लोग तो अल्ट्रेशन भी कराते हैं, मगर मेरी ड्रेसेस जो है वो पहनते हैं और ये कॉमन है मेरे पास। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सुबह से ना बड़ा हम लोगों का मूड ना आज मस्तियों वाला हुआ है और मैं भी कुछ गाने सुनती सुनाती आई और कुछ हम यहाँ पर भी, आपने अभी जब आपको माइक आइफ भी लग रही थी, जब अमूमन आप घर से निकलते हैं और आप असेंबली तक पहुँचना हो या अपने ऑफिस जाना हो, गाने सुनते हुए अक्सर जाते हैं?
मैं सुबह जैसे नींद से उठता हूँ, मेरा और मेरी वाइफ का एक सिस्टम है, सुबह से जैसे आप कुरान शरीफ लगा जी, लेते जी। हैं, ऐसे मैं सुबह नींद से उठ के ही पहले जो है ये लगा देता हूँ हमारी आपकी जो religious prayer है। रिलीजियस जो चीज़ें हैं आखिर तक, क्योंकि टीवी मेरी, मैं स्पेशली जो इस वक्त जो टीवी के अंदर जो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है हमारी तरफ से या सामने की तरफ से, जो टोन होता है, मैं हेट करता हूँ उन चीज़ों को। कभी आप अपनी बात में कमल करेंगे साथ, जिसकी क्योंकि वजह आपने- से जी, जी। मैं कभी कभार अगर टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ शाहजेब खानज़ादा को रात को ऐसे 15-20 मिनट देख लिया कोई ऐसी चीज़, नहीं तो मैं टीवी ठीक है, अदरवाइज नहीं देखते। नहीं। लेकिन आपने एक बात की ना अब्यूजिव लैंग्वेज की, टोन की, कितनी बार ऐसे हुआ कि किसी भी शो में, ज़रा आप शोज़ में जाते हैं, आप शिरकत करते हैं, कि वो माहौल ऐसा बन गया कि आपकी अपनी लैंग्वेज में थोड़ी सी हार्श हो गई, बाद में आपने सोचा कि नहीं मुझे नहीं हार्श होना चाहिए था। सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। तो फिर नो कैसे मैटर control एंकर मेरी 20 साल पॉलिटिक्स के अंदर, देखिए मैं सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, 20 साल मुझे इस पार्लियामेंट का भी हिस्सा बने हुए हो गए हैं, 22 साल मुझे सियासत में हो गए हैं। मैंने मुशर्रफ के साथ भी काम किया, क्यू में भी काम किया, नून में भी काम किया, अभी पीटीआई में काम कर रहा हूँ। आदमी की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बेशक। मैं, मुझसे तो कोई अगर इस तरीके से तेजी से बात करता है तो मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप की ये तरबियत नहीं है, खुदा हाफिज में करके रास्ता चेंज कर अच्छा। लेता हूँ। मैं उस रास्ते से ही नहीं गुजरता। वो समझे कि भाई डॉक्टर डर के भाग गया, डर मुझे उस खुदा का रहता है। मैं अपने इस्नों के ऊपर, Compromise आपने नहीं देखा करते। कि मंदिर का जब जी, जिस जी। तरीके से जलाया गया, मैं ओपनली आ गया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ब्लेस्फेमी केस जब झूठे होते हैं मैं ओपनली आ जाता हूँ। मुझे उन चीज़ों से डर नहीं लगता है जहाँ पे सारे डर जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मगर बदतमीज़ी वाला अंदाज अपने से बड़े से के साथ कैसे बात करनी है और झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाना, ये तो नहीं कुरान शरीफ के अंदर इजाज़त है, नहीं भगवत गीता के अंदर इजाज़त है। किसी मजहब आप में इसकी इजाज़त किसी नहीं की बुराई अगर देखो तब भी आप अपनी ज़बान से नहीं कहो, और किसी की अगर आप बुराई को कवर करो तो खुदा आपकी बुराई बेशक को अल्लाह कवर करता पर्दे है। डालता है। मगर लोग मज़हब को पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। अगर उसके ऊपर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि जो कायदे-ए-आज़म की जो विजन थी कि भाई इस मदीना रियासत के बाद कायदे पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना है जो मिसाल हो, तो वो पाकिस्तान बनता। मगर पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है, जो बंदा, आप टीवी के ऊपर, मुझे कोई चंद लोग होते हैं, मतलब आप जो आर्ग्यूमेंट के साथ बात करते हैं, मगर अब आप कमर जमान कायरा का मिसाल लें, जी जी जी। मतलब हर आर्ग्यू कर देता है मगर अच्छी तरीके से बात करता है कि भाई आप इस तरीके से जवाब दें। मगर अगर आप, अब मैं नाम लूंगा बुराई वालों तो अच्छा नहीं है, मगर बात यह है कि आप अगर अच्छी बात करेंगे तो आपको अच्छे इखलाक बिल्कुल और अच्छी मुदल्लिल नज़र- तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं और बात ठीक है तो आप नॉर्मल टोन के साथ भी बात कर लेकिन सकते हाँ, हैं। मैंने एक पार्टी का मिसाल दिया। अगर उधर आपके ये 2-3 जो नए एमएनए आए हैं ये पीपुल्स पार्टी में, उनको अगर आप देखें तो उसका टोन ऐसा होगा कि, और सेम इसी तरीके से हमारे पास पीटीआई में मतलब सेम। मगर कुछ ना नून लीग कुछ के लोग अंदर हैं। तो सीनियर लोग भी ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं जो नहीं होनी। सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेंबली के माहौल को और डेकोरम को जो है वो मेंटेन रखे और उस इदारे की अहमियत कराए। मगर जब अहमियत नहीं होती, ऐसी लैंग्वेज यूज होते हैं, तो हम तो हमारे बच्चे ये वो नहीं देखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर अगर जाएं आप तो आवाम से ज्यादा एक दूसरे के मफादार, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म के अलावा तो कुछ नहीं होता। कल मेरे 3 प्रोग्राम थे, 3 टीवी चैनल पे रात को मैं लाइव था, और तीनों प्रोग्रामों के अंदर ये हुआ कि भाई असेंबली के अंदर अटेंडेंस, मैंने कहा असेंबली के अंदर अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ डिस्कस हो तो लोग बैठें, नोट करें और उसके ऊपर अमल हो। अब ये यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद और वहाँ पे जो है वो तनकीद को जवाब, ये अगर है तो फिर ये है कि 3 बंदे असेंबली में बैठे रहेंगे, असेंबली चलती रहेगी, तकरीर खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, असेंबली में सेशन हो रहा है, जो बात आपको वहां पर करनी चाहिए आप वो फ्लोर छोड़ के बाहर आके 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं और फिर वहां पर आकर बात करते हैं जब आपको एक फोरम दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस प्रोसीजर? मुझे अभी एक बड़े एंकर ने अभी फोन किया। मैंने अभी एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दुनिया के बीच में, पाकिस्तान के लिए मैंने एक फेथ टूरिज्म के नाम से
अच्छा, एक रिलीजियस टूरिज्म शुरू किया है। अच्छा, फेथ टूरिज्म। फेथ टूरिज्म 24 नवंबर को पहला मैंने प्रोग्राम किया। अच्छा, स्पेशल यात्रियों को दुनिया पूरी से बुलाया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। सर हिंदू यात्री आए थे? हिंदू यात्री आए, जो टेरी के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा मंदिर है जिसको आग लगाई गई थी, उधर हमने वो यात्रा की। 24 नवंबर के बाद मैंने कहा अब ये 2022 का साल, इससे मुझे शुरुआत करनी है। मैं वैसे हर साल की शुरुआत जो है 100 बच्चियों की बाप बन के शादियां करा के फिर मैं करता हूँ। मगर मैंने कहा वो तो करनी है। वो 9 जनवरी को प्रोग्राम अभी किया, मगर 1 जनवरी को मैंने 170 यात्रियों को मैंने बुलाया जो दुनिया से आए पूरे से। उसमें से 150 के करीब जो है वो हमें इंडिया से आए, बाकी जो दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जो है। नहीं, इन सबको आपने स्पॉन्सर किया? लोग खर्चा खुद करते हैं, मगर उनको मैंने फैसिलिटेट किया, उनको फैसिलिटेट किया। वो यहाँ पे 170 यात्री आए, हमने ये काम शुरू किया। तो आज अभी इसी महीने की एंड में मैं 170 यात्रियों को यहाँ से PIA के जहाज में लेके जा रहा हूँ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली लेके जा रहा हूँ। और दिल्ली के अंदर पहले दिन दिल्ली के अंदर 28 तारीख को हम उतरेंगे और 28 तारीख को उनको मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह के ऊपर लेके जाऊँगा और वहाँ पे लंच भी कराऊँगा। शाम को फिर पूरे दिल्ली का सिटी टूर कराऊंगा, रात को फिर म्यूजिकल नाइट के साथ उनको डिनर कराऊंगा। 29 तारीख को उनको सुबह सवेरे मैं शताब्दी ट्रेन के जरिए इनको मैं लेके जाऊंगा ख्वाजा अपना अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में सुबह 6:30 बजे हम निकलेंगे, 10:30 बजे पहुंचेंगे, सारा दिन अजमेर शरीफ में होंगे, वहाँ पे लंच कराऊंगा। शाम को फिर अजमेर शरीफ से मैं वापस लेके आऊँगा। 30 तारीख को उनको मैं आगरा लेके जाऊँगा, वहाँ पे फोर्ट दिखाऊँगा, ताजमहल दिखाऊँगा। और 31 तारीख को उनको दिल्ली के अंदर शॉपिंग कराऊंगा और वापस लेके आऊं। अब तो मुझे आज एंकर किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे चलना है। मैंने कहा मुझे ये समझ में नहीं आता, इतना बड़ा फेथ टूरिज्म शुरू हुआ, सारे टीवी चैनल ने दिखाया, मगर किसी एंकर ने इसके ऊपर काम नहीं किया। किसी एंकर ने स्पेशल प्रोग्राम नहीं किया कि पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में फेथ टूरिज्म शुरू होने वाला। नो डाउट, ये तो मगर आप जो है उसने उसको गाली दी, उसको आप ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं। सारा दिन जो झूठे इल्जाम लगते हैं आप उसको, इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये जो बात आप कर रहे हैं सर फेथ टूरिज्म की, रिलीजियस टूरिज्म की, जिस पर जाहिर है आपने जो बात की वाकई हमें भी मालूम नहीं था, तो हमारी और इसका अक्स हमने उधर भी देखा दुबई एक्सपो 2020 में कि वहां पर एक ऐसी राहदारी बनाई गई है। और मेरा सबसे मैंने और शेब ने अपने पार्ट्स डिवाइड किए हुए थे कि हमें कौन कौन सा अच्छा लग रहा है। तो वो जो जिस फेथ टूरिज्म की आप बात करें, वहां पर इस चीज की निशानदेही की गई कि किस तरह से पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक को भी मलहूज़े खाते रखा जाता है। देखा जाता है कि वहां पर सिखों के हवाले से, मंदिरों के हवाले से, बिल्कुल हिंदुओं के हवाले से, क्रिश्चियनिटी के हवाले से एक म्यूजिक था कि आप जैसे जैसे वो एरिया चलते थे ना, म्यूजिक बदलता है, माहौल बदलता है और उनका एक माहौल नजर आता है। आपको आते थे कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। तो सर जब आप सोशल वर्कर के तौर पर देखते हैं हिंदू कम्युनिटी को, आपके अपने दिल के करीब कौन सा ज्यादा ऐसा इवेंट है जिसकी फेस्टिविटी आपको भी रहती है? इसमें होली है, इसमें दिवाली है, इसमें दशहरा है, आपका मोस्ट जो बड़ा क्लोजली होता है कि ये वाला इवेंट मुझे ज्यादा पसंद है? देखिए, मैं हर रिलीजियस डे के ऊपर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, मेरे लिए ईद भी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है जितनी दिवाली इम्पोर्टेंट रखती है। मेरे लिए ईस्टर भी उतनी इम्पोर्टेंट रखती है जितना होली इम्पोर्टेंस रखती है। वाह, ठीक है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। बेशक। आप जब ईद होती है, लोगों को देखो, लोगों को पता नहीं होता है ईद हो या दिवाली हो। हमारे पास भी दिवाली का दिन होता है तो सुबह से लेके लोग जो है वो मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। ईद के दिन भी ईद की नमाज हुई नहीं, मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। आप ईद की मुबारकबाद ईद नमाज के बाद दी जाती है, दिवाली की मुबारकबाद दिवाली प्रेयर के बाद दी जाती है। मैं ये लेक्चर देता हूँ, मैं रिलीजियस लेक्चर भी देता हूँ क्योंकि मदीना रियासत के ऊपर, मैसा के मदीना के ऊपर मेरी रिसर्च है, मेरे आर्टिकल लिखे हुए हैं। मैंने क्रिसमस के ऊपर भी लिखे हैं, मेरे बुक इन माय व्यूज़ के नाम से आते हैं। जी। तो बात सिंपल में ये है कि हमें लोगों को करीब लाने के लिए एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए, जो हम नहीं होते। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इस चीज़ों को फोकस करना चाहिए कि हम सिर्फ सिंबॉलिक एक कह के वो नहीं, हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए। हमारा तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चले कि हम पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है, पाकिस्तान के अंदर वो त्यौहार उन्हीं खुशियों के साथ मनाया जाता है।
मगर उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता, लोगों को नहीं बताया जाता। दुनिया रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से यूएस रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आए, वो कहते हैं कि अक़लियतों के साथ जुल्म है। ठीक, फैटफ की रिजल्ट आए, अक़लियतों के साथ जुल्म है, मगर अक़लियत यहाँ पे बैठी है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अक़लियत कितनी खुश है, कितनी, हाँ, अक़लियत के साथ सिर्फ एक ही जुल्म है, वो है एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। क्योंकि एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है एक ऐसी काबज मटीरियल आ गया है जिसने हमारे मंदिरों को बेच दिया है, मंदिरों को, गुरुद्वारों को बेच दिया है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये कैसे मामला हल होगा सर? देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी माफिया है और माफिया के अंदर हमारे बड़े लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। जब भी ये चीज़ उठती है तो उसको दबाया जाता है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, खान साहब ने वायदा किया था मगर खान साहब उसके लिए कर कुछ नहीं सके, ठीक है। और मगर मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इस हवाले से, एवेक्यू ट्रस्ट के हवाले से, ठीक है, आपको उम्मीद है कि इस पे होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं सर, क्योंकि मेरा अभी तक जहन जो है ना वो फेथ टूरिज्म की तरफ है, तो मैं चाह रहा था, आपकी बात तो की, लेकिन चूंकि ज़रा ये इतना अच्छा काम आप माशाल्लाह करें, आपने पूरा प्लान भी शेयर किया, और हम चाहेंगे भी जब आप ये टूर लेकर जाएं तो आप डेली बेसिस वीडियोस भी शेयर करें हमसे, हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि जो टीम गई है यहाँ से, या जो एक वफ्द गया है वो किस तरह से वहाँ पर उनकी मूवमेंट्स हैं। आपने वो जो शेयर किया प्लान, लेकिन जा कौन कौन रहा है, अगर ये भी शेयर कर दें। कुछ पार्लियामेंटेरियन होंगे, अच्छा, फेडरेशन पूरी है, ठीक है, और लाइन बड़ी है। कल मुझे किसी ने कहा कि इतने लोग अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप इसके अंदर जो ना लकी ड्रा करें कि 170 पहले जहाज में कौन बंदे जाए। अभी स्टिल भी लोग ऐड हो सकते हैं? लोग बिल्कुल, अभी फाइनल हमने लिस्ट नहीं की है। अच्छा, और आज ही मैं ये सोच रहा था कि इसको वहां से लाइव करने के लिए मुख्तलिफ, जब अभी सर आपको ज़रिया पर शुए भी चाहिए इसको करने के लिए, इसको हम एक अच्छा इनिशिएटिव ऐसे देंगे। हाँ। आज तो किसी ने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी से भी जो है वो मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मैं नरेंद्र मोदी से भी मिला था, और मैं सुषमा स्वराज जब फॉरेन मिनिस्टर थी उससे भी मिला था। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है, मगर इसके लिए रेसिप्रोकल जो है वो हमें परमिशन चाहिए होगी, तो उसके ऊपर भी मैं काम करता हूं कल से। अच्छा, आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये एक समझे, देयर इज विल देयर इज ए वे। ट्रू दैट, बट बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। समझता हूं नेक नियति अगर शामिल हो कि हमें दोनों मुल्कों के बीच में एक फेथ टूरिज्म शुरू करना है, ठीक है, हमें टूरिज्म, फेथ टूर, और जब ऐसी ब्लेसिंग इन दरगाहों से मिलती है, जब इन दरगाहों की ब्लेसिंग के साथ आगे आगे आदमी बढ़ता है, तो मैं समझता हूं कि ये दूरियां भी खत्म हो जाएंगी और लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वो भी हल की तरफ जाएंगे। क्योंकि दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि हमारा हल जो है दोनों मुल्कों के बीच में वो बंदूक की गोली से नहीं हल होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, 1.5 लाख से नहीं होगा, आप रिलीजियस टूरिज्म से शुरू होते हुए, टूरिज्म से आगे बढ़ते हुए, ट्रेड से और आगे बढ़ते हुए, और आपस में मुलाकात से ये मसलों का हल होगा। इसमें जो ये वक्त है, आपको लगता है ये शायद सही वक्त वहां पे नहीं होगा? बिकॉज कल ही मेरी दोस्त है वहां पे, मेरी उनसे जब बात हुई, हम एक वीडियो करना चाहते हैं, शी सेड के शुएब इस वक्त ये वीडियो नहीं करते क्योंकि जो माहौल इस वक्त इलेक्शन का यहाँ पर है, तो अगर मेरा आपके साथ एक वीडियो भी सामने आएगी तो उस पर रिएक्शन आएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जब लास्ट इलेक्शन थी तब मैं गया था वहां पे असेस करने के लिए कि सीटें कितनी आ रही है, तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने बताया कि सीटें जो है वो बीजेपी की वो 225 आएंगी। ओके, तो मुझे कहा कि आप अपनी असेसमेंट बताओ, मैं स्पेशली वहां पे गया था, मैंने अपनी असेसमेंट बताई थी कि 300 से ऊपर आएंगी। ओके, और वही मेरी असेसमेंट सही हुई। ओके, तब भी मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है, ये टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छे काम के लिए कभी आप टाइम के ऊपर नहीं जाया करो। परफेक्ट बात। मैं जब आसिफ जरदारी ने मियाँ साहब को कहा कि 62, 63 की अमेंडमेंट करें, तो मियाँ साहब ने कहा कि आज पीपुल्स पार्टी फंसी हुई है, मैं क्यों करूं। फिर जब मियाँ साहब फंसा तो आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं ये फंसा हुआ है तो अब मैं क्यों करूं। मैंने उस टाइम पे एक बात की थी, मैंने कहा ये जो अच्छी चीज के लिए जो वक्त सिलेक्ट करता है ना, वही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप अच्छा काम करने के लिए, आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट कोई अच्छी लेजिस्लेशन आए तो सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं वो सोचेंगे अच्छी लेजिस्लेशन है, किसका टाइम है उसके ऊपर नहीं जाए। अगर उसके टाइम के ऊपर जाएंगे तो उसका कोई काम नहीं होगा, अच्छे वक्त तक कोई काम नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये जो दूरी वाला माहौल है दोनों मुल्कों के बीच में, उसके लिए अच्छे वक्त के आप बस उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन, आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना। मुझे अगर कोई अच्छा काम मेरी नजर में आता है
अच्छा काम आता है, नेक काम आता है, तो मैं अभी एक प्रेम नगर बना रहा हूँ पूरा ऑर्फनेज। अच्छा। मेरे बड़े भाई का डेथ हुआ 9 अप्रैल को, तो मैंने कहा मैं ऐसी यादगार बड़े भाई के नाम से चीज़ बनाऊँ। मैंने 110 एकड़ ज़मीन ली थरपारकर में, और वहाँ पे यतीम खाना पूरा बना रहा हूँ, जिस SOS विलेज बना रहा हूँ, दारुल सुकून बना रहा हूँ, एक पब्लिक स्कूल बना रहा हूँ, सारा ये बना रहा हूँ। मेरी अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है ना नेक काम मेरे हाथ से कंप्लीट हो जाए। जिंदगी का कोई पता नहीं, बस तो आप क्या टारगेट ये होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए आप वक्त का नहीं, वक्त का इंतजार ना करें, वक्त का इंतजार नहीं करें, आप फौरन करें। जबरदस्त। जो बुरा काम हो उसके लिए आप उसी टाइम खुदा को ऐसे हाजिर नाजिर समझ के बोलें कि ये मेरे जहन के अंदर, ये आदमी इंसान खता का घर है, मेरे जहन में भी कभी कभार ऐसी चीजें आती है, कभी कभी आदमी भटक जाता है, तो मैं उस टाइम ऐसे जो है ना हाथ बांध के जय श्री राम 3 मरतबा 4 मरतबा करता हूं कि मेरे जहन से वो बुराई वाली चीज हट जाए। इंसान गुस्सा आता है, कभी कभार ऐसे भी होता है कि मेरे सामने कोई भी MNA हो, पार्लियामेंटेरियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो ऐसी बात करता है, नहीं आपका ये मतलब है, वो मतलब है, आपने ये बात की है, तो मैं उनको कहता हूं कि आपने जो बातें की है, मैं तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, जवाब देना चाहूं तो आपको दे सकता हूं, इसके लिए पोलाइटली ये मेरा जवाब है, या रिटर्न में जवाब दे देता हूं, मगर मैं अपनी जबान जो है जबरदस्त जुबान रमेश खराब कुमार है। साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक्चुअली हमारे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर है और बताया जा रहा है कि हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है विद दिस मैसेज कि इंसानियत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल आपका प्रोग्राम जो है वो थैंक यू सर, अच्छा है, पास कर दिया अच्छे सेटअप के अंदर और अच्छा माहौल और ऐसी इंटरटेनमेंट करें, करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज।